हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। अगर हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स की, तो हम मैथमेटिक्स के अंदर दो टाइप की हम प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स और सेकंड जो है हमारे पास आती है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में समझते हैं। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स की, तो स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन करने से पहले हमें यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि प्रोजेक्शन आखिर होती क्या है। प्रोजेक्शन को हम किस तरीके से हम डिफाइन कर पाते हैं। तो हमने क्या किया, इस चीज को समझने के लिए हमने दो लाइंस हमने ली। एक लाइन हमने ले ली L1, ये लाइन हम L1 ले लेते हैं, और सेकंड लाइन हमने ले ली L2। सेकंड लाइन हम L2 ले लेते हैं, ये लाइन हमारे पास L2 हो गई। और हमने क्या किया, जो लाइन L1 है हमारे पास, इस L1 लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लो हमने A दे दिया। इस A पॉइंट के ऊपर हमने कोई भी सोर्स ऑफ हमने लाइट लिया, मान लो हमने कोई भी टॉर्च हमने ले ली। जब हम इस टॉर्च को ऑन करेंगे, तो जो L1 लाइन की जो शेडो है, वो L1 लाइन की शेडो हमें L2 लाइन के ऊपर दिखाई देगी। मतलब यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो शेडो इसकी जो आएगी यहाँ पर, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस जो लाइन L1 हमारे पास बनी, इस लाइन L1 की शेडो L2 लाइन के ऊपर हमारे पास शो होगी। मान लो ये इसकी शेडो आ गई। तो ये जो पार्ट बना हमारे पास, ये मान लो इस पार्ट का नाम हमने दे दिया OB। ये OB जो पार्ट बना, ये OB पार्ट हमारे पास प्रोजेक्शन बनी, किसके लिए? L1 लाइन के लिए ऑन द लाइन L2। तो इसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को हम दो टाइप से हम समझेंगे, जिसमें से पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, और सेकंड आता है हमारे पास वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो फिर चलिए स्टूडेंट, इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, तो पहला पार्ट हमारे पास आता है, या फिर फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है स्केलर प्रोजेक्शन की। तो स्केलर प्रोजेक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर्स हमने ले लिए। सपोज एक वेक्टर हमने ए माना, एक वेक्टर हमने ए ले लिया, और जो दूसरा वेक्टर है वो दूसरा वेक्टर हमने बी ले लिया। और इन दोनों वेक्टर्स को हमने इस टाइप से लिया ताकि इनके अंदर एक बीच में इनके एंगल बने। से हमने ये वेक्टर हमने ए ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ए, और ये हमने एक वेक्टर बी ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर बी। अब हमने वही काम किया कि जब हमने यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट हमने लिया, या कोई भी हमने टॉर्च जो है वो ऑन की, तो जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए की जो शेडो है, वो हमारे पास वेक्टर बी के ऊपर हमें शो होगी। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी के ऊपर ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी। ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। और ये जो पॉइंट है, जो दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इनको हमने ओ से रिकॉल कर लिया। जरूरी नहीं है इसको ओ से ही रिप्रेजेंट करें, हम इसको एक्स वाई जेड किसी से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे टॉप में, इस टॉप पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया कैपिटल ए से। और वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है, वो एंगल हमने क्या मान लिया? थीटा हमने एंगल मान लिया। तो अब हमने क्या बताना है, अब हमने प्रोजेक्शन निकालनी है ए वेक्टर की ऑन द वेक्टर बी के ऊपर। हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? फाइंड दी प्रोजेक्शन, फाइंड दी स्केलर प्रोजेक्शन, या फिर प्रोजेक्शन, फाइंड दी स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यानी कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर
बी के ऊपर हम डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया, क्योंकि हम देखेंगे कि ओ ए बी जो है ये एक ट्रायंगल बनती है, और ये किस टाइप की ट्रायंगल बनती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। एंड जो पॉइंट हमारे पास बी है, इस बी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए, तो जो कोस थीटा होता है वो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो हमने यहाँ पे ये लिखा कि कोस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ओबी है। बी की वैल्यू हमारे पास ओबी है, और हाइपोटेन्यूज जो बना वो हाइपोटेन्यूज हमारे पाए क्या है, ओए है। अब हमने क्या किया, अब यहां से हमने ओबी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओबी किसके इक्वल आया, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, और इनटू कितना आ गया, कोस थीटा। यहां से हमारे पास ओ बी की वैल्यू आ गई। और ओ ए जो है, ये ओ ए एक्चुअल में हमारे पास जो वेक्टर ए है उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होने का मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर ए की जो लेंथ है। तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इनटू कितना आ गया हमारे पास, कोस थीटा। तो यहां पर हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास रिजल्ट बनता है, ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो वो हमारे पास क्या आएगा, ओबी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कोस थीटा। अगर हम इसको आगे एक्सपेंड करें, तो आगे एक्सपेंड करने से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोस थीटा है, इस कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने स्केलर प्रोडक्ट का जब हमने कॉन्सेप्ट किया था, तो उसके अंदर हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा, ये हमने रिजल्ट पढ़ा था वहां पे। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो कोस थीटा है, इस कोस थीटा की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट आई थी, या हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, और कोस थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो ओ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना बचेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाता है प्रोजेक्शन के लिए ही, कि ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो वेक्टर ए है, जो हमने वेक्टर ए लिया था, उस वेक्टर ए की हमने प्रोजेक्शन निकालनी है किसके ऊपर, वेक्टर बी के ऊपर। जिस भी वेक्टर के ऊपर हमने प्रोजेक्शन निकालनी है, तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम क्या करवा देंगे, डिवाइड। और किसको डिवाइड करवाएंगे, ए और बी इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने प्रोजेक्शन निकालनी है वेक्टर ए, इस डाउन एरो का सिंबल हमारे पास है कि हमने प्रोजेक्शन निकालनी है ए की बी के ऊपर। तो वेक्टर ए प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। जिस वेक्टर के ऊपर हमने प्रोजेक्शन निकालनी थी, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमने क्या करवा दिया, इसको डिवाइड करवा दिया। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट बनते हैं। जो ओबी है वो ओबी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए की प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी के ऊपर,
तो यहाँ पे ये एक और रिजल्ट हमारे पास आ गया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बनता है कि फिर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमने कौन सा यूज करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एंगल की वैल्यू दे रखी है और जो वेक्टर ए है उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास गिवन है और एंगल की वैल्यू भी हमारे पास दे रखी है, तो हम ये जो इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मानी है इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करके हम वेक्टर ए की जो प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर बनेगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर एंगल की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, वेक्टर ए उन्होंने दे दिया, वेक्टर बी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आई है फिर इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने प्रोजेक्शन की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। स्केलर प्रोजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स को समझना बहुत ही जरूरी है और क्वेश्चन को हम बड़े इजिली से हम सोल्व कर पाएंगे। तो पहला जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बनता है कि हमने प्रोजेक्शन की वैल्यू निकाली। पहला जो हमने कॉन्सेप्ट हमने किया है वो हमने किया है स्केलर प्रोजेक्शन का। स्केलर प्रोजेक्शन का हमने कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे किया है। तो जब हम किसी भी एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो सिंपल सी बात है हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा और वो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि दोनों फॉर्म में वो हमारे पास रिप्रेजेंट होगी। रिजल्ट हमारे पास जरूरी नहीं है कि एवरी केस के अंदर वी विल गेट द रिजल्ट इज पॉजिटिव, दैट इज नॉट कंपल्सरी। ये हमारे पास कंपल्सरी नहीं है, रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है। तो पहला पॉइंट क्या बनता है, पहला पॉइंट हमारे पास ये बनता है इफ वी गेट द प्रोजेक्शन वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर हमारे पास प्रोजेक्शन की जो वैल्यू आए, मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख देता हूं इसको, प्रोजेक्शन की जो वैल्यू आए, प्रोजेक्शन की जो वैल्यू हमारे पास मिले या रिजल्ट हमारे पास मिले, अगर वो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आए, रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से ये निकलता है कि जो वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर जो बी है, तो वेक्टर ए की अगर हम वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालेंगे तो जो प्रोजेक्शन वेक्टर बनेगा वो प्रोजेक्शन वेक्टर वेक्टर बी की डायरेक्शन में ही बनेगा और इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमारे पास क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। एंगल भी हमारे पास कौन सा आ जाएगा, एक्यूट एंगल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड रिजल्ट ये बनता है कि अगर प्रोजेक्शन की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्शन इज नेगेटिव, अगर प्रोजेक्शन की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए की जो हम प्रोजेक्शन निकालेंगे या फिर जो प्रोजेक्शन आएगी वो प्रोजेक्शन वेक्टर जो बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर बी के अपोजिट होगी। वो किस टाइप से, मान लो हमने ये एक वेक्टर ए ले लिया, ये हम वेक्टर ए ले लेते हैं और यहाँ पर ये वेक्टर हमने बी ले लिया, इसको हमने वेक्टर बी मान लिया और ये जो है ये एंगल यहाँ पे इनका थीटा बनता है। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये एंगल जो बना ये एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ये एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। जब हम यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हम लेंगे तो वेक्टर ए की जो शेडो है, वेक्टर ए की शेडो वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में शो होगी हमारे पास मतलब वेक्टर ए की जो शेडो है वेक्टर बी का जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा उसके ऊपर हमारे पास इसकी शेडो जो है वो दिखाई देगी, यानी कि ये हमारे पास जो बोल्ड लाइन जो बनी ये बोल्ड लाइन हमारे पास इसकी क्या होगी, शेडो होगी। तो अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बना है वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वेक्टर बी का अपोजिट है। और हम यहाँ पे ये भी चीज समझ सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज एंगल होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे
कोस थीटा की जो वैल्यू होगी यानी कि एंगल की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस थीटा होता है वो कोस थीटा हमारे पास आंसर क्या देता है, नेगेटिव में देता है। तो प्रोजेक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एक और इंपॉर्टेंट केस बनता है, वो केस क्या है कि अगर हम ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर ले लेते हैं, किस टाइप से, हमने एक वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर हमारे पास ए हो गया, और सेकंड वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, ये वेक्टर हमारे पास बी हो गया, और इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो हम यहाँ पे जब अपना फॉर्मूला हम बनाएंगे किस टाइप से कि वेक्टर ओ बी का मतलब है कि प्रोजेक्शन, जैसा कि हमने यहाँ पे डायरेक्शन हमने डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि ओ बी जो है वो ओ बी हमारे पास प्रोजेक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ओ वेक्टर ए के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी। तो मैं यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूँ कि ओ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए और इनटू कितना आ गया, कोस थीटा। तो यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू तो हमारे पास 0 होती है, तो उस केस के अंदर हम प्रोजेक्शन निकाल नहीं पाएंगे। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, तो ये जो फॉर्मूला आया था ये फॉर्मूला भी हमारे पास एंगल को यूज करके ही आया था, तो उस केस के अंदर भी हम यहाँ पे प्रोजेक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब इसको अगर हम लॉजिकली समझे तो ये जो टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हम लेते हैं तो इस परपेंडिकुलर लाइन की कोई शेडो हमें शो नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी शेडो हमें नहीं मिलेगी। अगर शेडो ही नहीं मिलेगी तो हम प्रोजेक्शन भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को आपको जानना बहुत ही जरूरी था, एग्जाम के अंदर ये काफी आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, इसके कुछ हम एक दो एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो एक वेक्टर हमने ए लिया और वेक्टर ए किसके इक्वल हमने माना, वो 7i प्लस जे कैप और माइनस 4k कैप, और एक वेक्टर हम बी ले लेते हैं, एक वेक्टर हमने बी ले लिया, वो वेक्टर बी हमने किसके इक्वल लिया, 2i प्लस 6j कैप और प्लस 3k कैप। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दी स्केलर प्रोजेक्शन, हमने यहाँ पर ये फाइंड करना है, फाइंड दी स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हमारे पास वेक्टर ए की भी वैल्यू है, वेक्टर बी की भी वैल्यू है, और हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी अच्छे से जानते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफी निकालना काफी आसान है। तो हमने यहाँ पे इन सभी की वैल्यू पुट कर दी। वेक्टर ए की वैल्यू है हमारे पास 7i प्लस जे कैप और माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमारे पास 2i और प्लस 6j कैप और प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी है हमारे पास 2i प्लस 6j कैप और प्लस 3k कैप। अब हमने जब किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने करवाया था, हमने इसे पीछे वाले लेक्चर के अंदर ही हमने बड़े डिटेल में समझा था कि हम किस टाइप से किन्हीं भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हम करवाते हैं। तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 1 होगा, और आई की जे के साथ करवाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा।
तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद। तो आई कैप की आई कैप के साथ करवाएंगे तो 7 टू जा कितना हो गया हमारे पास 14। जे की जे कैप के साथ करवाएंगे तो 6 आएगा, और के की के साथ करवाएंगे तो माइनस का 12 आएगा, डिवाइडेड बाई, अब हमने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 2 का स्केयर हो गया 4, और 6 का स्केयर हो गया 36, और 3 का स्केयर हो गया हमारे पास 9। तो इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास बचेगा 8 डिवाइडेड बाई 7 यूनिट्स। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हमारे पास आई है पॉजिटिव, और एक स्केलर रिजल्ट हमें मिला है। तो इसका मतलब वेक्टर ए की जो हमने प्रोजेक्शन निकाली वेक्टर बी के ऊपर, वो वेक्टर बी की ही डायरेक्शन में निकली है। अगर हम दूसरे एग्जांपल के अंदर देखें तो उसके अंदर हमें यहाँ पे ये रिजल्ट मिलेगा कि आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। वो किस टाइप से? हमने क्या किया, ये एक वेक्टर p ले लिया हमने, मान लो वेक्टर p ले लेते हैं हम की बार, और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैंने आपको दे दी। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर p इज इक्वल टू, और एक वेक्टर हमने q ले लिया, ये हमने वेक्टर q ले लिया, और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड भी मैंने आपको गिवन दे दिया। वो कितना है हमारे पास? 4 है। और इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब हम यहाँ पे जो हमने कोस थीटा का जो फॉर्म हमने किया था, या कोस थीटा का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हम उसको यूज करेंगे कि OB इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू कोस थीटा। तो अब हमने प्रोजेक्शन निकालनी है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P ऑन Q। मतलब P जो वेक्टर है, इस P वेक्टर की हम प्रोजेक्शन निकालेंगे किसके ऊपर? Q के ऊपर। तो वो क्या आएगी हमारे पास? वो आएगी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर P, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर P और इनटू कोस थीटा। तो P जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो 2 है, और कोस 120 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है -1/2। -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट हमारे पास क्या आया? -1, यानी कि प्रोजेक्शन की वैल्यू अब की बार हमारे पास नेगेटिव आई है। तो नेगेटिव आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने P जो वेक्टर है उस P वेक्टर की प्रोजेक्शन हमने निकाली है Q वेक्टर के ऊपर, लेकिन जो प्रोजेक्शन वेक्टर जो बनेगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन मिलेगी। तो ये दो एग्जाम्पल थे, इन एग्जाम्पल से हमने बड़े अच्छे से समझा कि किस टाइप से हम किसी भी एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर किस टाइप से हम प्रोजेक्शन निकाल पाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर से डिलीवर किया जाएगा। अब हमारे पास सेकंड जो रिजल्ट आता है या फिर सेकंड जो टाइप आती है, वो टाइप हमारे पास आती है वेक्टर प्रोजेक्शन की। तो वेक्टर प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमने स्केलर प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, उस स्केलर प्रोजेक्शन को हम उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से हम क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैं आपको ये बताता हूं कि आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन, find the vector projection of vector A on vector B। अब के बार हमने क्या निकाल ली है? वेक्टर प्रोजेक्शन निकाल ली है। तो अगर इसके फॉर्मूले की हम बात करें तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर B और इनटू B कैप। मतलब जिस वेक्टर के ऊपर हमने प्रोजेक्शन निकालनी है उसके यूनिट वेक्टर से हमने क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। और यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं इस बी वेक्टर का? वो हम निकालेंगे वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, और ये रिजल्ट किसके साथ मल्टीप्लाई है?
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। तो यहां से इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो रिजल्ट बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ये हमारे पास वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बना कि किसी भी एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर अगर हम वेक्टर प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वो हम इस रिजल्ट से निकालेंगे। अब हमने यहां पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाने का यहाँ पे एक ही लॉजिक है। जब हम वेक्टर प्रोजेक्शन हम निकालेंगे तो वेक्टर प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक वेक्टर बनेगा और वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया फुल वेक्टर। फुल वेक्टर का मतलब जो होता है आई कैप जे कैप के कैप। मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया फुल वेक्टर यानी कि कंप्लीट एक वेक्टर कब आएगा इज इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास हो और इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन, उस वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास हो। तो यहां से हम वेक्टर की डायरेक्शन का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। जो डायरेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, फुल वेक्टर यानी कि कंप्लीट जो वेक्टर है वो कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाई उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि जो हमारे पास लेंथ दे रखी है वो। क्योंकि हम वेक्टर की डेफिनेशन करते हैं तो वेक्टर की डेफिनेशन के अंदर हमारे पास एक रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट क्या है कि वेक्टर की डायरेक्शन हो और एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड हो, तो हमारे पास वो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने इसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करवाना जरूरी था और डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या बना, फुल वेक्टर। फुल वेक्टर का मतलब क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे कि वेक्टर बी और उस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इससे हमने इसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेक्टर प्रोजेक्शन आ गई। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो हमने वेक्टर ए ले लिया, वो वेक्टर ए हम ले लेते हैं 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप एंड एक वेक्टर हमने बी ले लिया, वो वेक्टर बी हमने ले लिया माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना आ गया 3k कैप। अब हमने क्या निकालनी है, फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन, फाइंड दी वेक्टर प्रोजेक्शन, फाइंड दी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए की वेक्टर बी के ऊपर हमने प्रोजेक्शन निकाली। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना था, फॉर्मूला बना था हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इसकी होल रेज़ टू पावर। पहले हमने वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो बहुत ही आसान है इसको निकालना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम निकाल लेते हैं पहले। वेक्टर ए डॉट बी कितना आएगा, डायरेक्ट हम सोल्व करते हैं। 2i कैप की माइनस आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 बचेगा। जे कैप की जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। के कैप की के कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 3 आएगा। और इनटू कितना है, वेक्टर बी है, वेक्टर बी पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। रिजल्ट बना 3 + 1 4 और रिजल्ट कितना बचेगा 2। अब हमने ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, वो कितनी आई हमारे पास 2 इंटू वेक्टर बी है हमारे पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना आ गया 3k कैप डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड।
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा। 1 का स्क्वायर फिर से 1 हो गया और 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 9 और इसकी होल रेज़ टू पावर 2। तो स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। और अगर हम चाहें तो जो 2 है उस 2 को हम वेक्टर बी से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, नहीं तो फिर इसको एज इट इज भी हम छोड़ सकते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास बचा 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 3 के कैप और डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास 11। तो अब हमने इसको आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो -2/11 इंटू आई कैप प्लस 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू जे कैप और प्लस 3 टू जा हो गया 6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू के कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर प्रोजेक्शन आ गई किसके लिए? वेक्टर ए के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी, वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल के टॉपिक के अंदर हम करेंगे जो स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी या स्केलर प्रोडक्ट का जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आती है, उनको करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उनके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।